ऑन करो। नहीं वो रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके देखिए, वापस समझते हैं चीजें कहां से कहां तक पहुंचेंगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। इस मोशन इन अ प्लेन के अंदर हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो कोई भी चैप्टर पढ़ते हो सबसे पहले उसको चैप्टर के नेम को डिकोड करेंगे। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। इसमें दो जो कीवर्ड्स हैं दैट इज कॉल्ड मोशन एंड प्लेन। तो मोशन की बात की, मोशन के बारे में अपने सबको पता है बेसिक डेफिनेशन मोशन की जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर कहीं किसी की पोजीशन बदल रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जो एब्सोल्यूट क्वांटिटी वो क्या है टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब जब पोजीशन चेंज करेंगी तो हम उस चीज को क्या बोलने वाले हैं मोशन। ओके, आफ्टर दैट सेकंड वर्ड इज प्लेन। जो ये प्लेन होता है ये प्लेन बनता है टू डायमेंशन से। किससे बनेगा? टू डायमेंशन, यानी कि या तो वो प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन या होगा वाई जेड प्लेन या वो होगा जेड एक्स प्लेन। इन तीन तरीके के प्लेन के ऊपर अपन बात करेंगे। कुछ देखने में कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। तो या तो आप इस प्लेन की बात कर रहे हैं या इस प्लेन की बात कर रहे हैं या इस प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरली जब हमें पता है कि दो ही प्लेन की बात करनी है तो हम लेकर आते हैं अपने सिलेबस में से कौन सा वाला प्लेन, एक्स वाई प्लेन, जो हमें प्रैक्टिकल भी कई बार देखने को मिलता है। तो मैं बात करने वाला हूं एक्स वाई प्लेन की, और जब मैं इस एक्स वाई प्लेन की बात करने वाला हूं तो दिस इज वाई, दिस इज एक्स। तो अभी तक मैं बॉल या कुछ भी बॉडी थी उसको कहां थ्रो करता था? ऊपर, इस तरीके से। तो अगर मैं किसी चीज को इस तरीके से ऊपर फेंक रहा हूं तो इसे मैं कहूंगा मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ऊपर जा रही है कोई चीज पॉजिटिव है, नीचे आ रही है कोई बॉल या कुछ भी बॉडी माइनस वाई। अगर किसी बॉल को मैं कुछ इस तरीके से फेंकता था तो इसे नाम दूंगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बात समझ आ गई? पक्का? ये मैथमेटिकल टर्म थी। फिजिक्स में मैं इसे नाम देना पसंद करूंगा कि सर जब भी बॉल ऊपर नीचे की बात होगी वी आर कॉल इट वर्टिकल मोशन। क्या कहेंगे इसको? वर्टिकल मोशन। और इसे नाम देंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या बात समझ आ रही है? क्लियर है? यानी बॉल को अगर ऐसे फेंकते हो दिस इज टाइप ऑफ मोशन। इधर जा रहा है इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव एक्स बोला है तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गई माइनस एक्स। ऊपर को पॉजिटिव वाई बोल रहा हूं तो नीचे क्या बन गई माइनस वाई। दो टाइप के मोशन, दोनों ही किसके एग्जांपल हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। दोनों, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या दे रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर है? अब अगर मैं इसको क्या करूं, अगर इस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मैं ये जो दो आई हैं एक्स एंड वाई का स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन बना दूं, अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन बना दूं, यानी कि कुछ एक बॉल को मैं इस बार थ्रो कर रहा हूं लाइक दैट। फेंक सकता हूं, किसी बॉल को फेंकते हो क्लास में या वो बैडमिंटन खेलते हो या कुछ भी करते हो उसमें बॉल जो जाती है कुछ इस तरीके से जाती है। तो अगर मैं इस तरीके से किसी बॉडी को थ्रो कर रहा हूं तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहे हैं, उसके वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहे हैं। लाइक यहां वो 0,0 पे था, जब वो यहां पहुंचा तो मान लेते हैं वो पहुंच गया आपके 1 और यहां पहुंचा तो आपके 2, तो दिस इज 1,2। ये हो जाएगा 3,4, ये हो जाएगा मान लो 3 था, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 5,6 इस तरीके से।
तो आप देख रहे हो यहां पे दोनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है। और जब इस तरीके की कंडीशन हो रही है तो इसे हम कह रहे हैं मोशन अलोंग एक्स वाई प्लेन। तो इस तरीके के हर वो मोशन जिसमें दो कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, मोशन इन अ प्लेन। तो हमने क्या किया, जब x इंडिविजुअल y इंडिविजुअल दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, एक्स वाई प्लेन। मुझे इसके बारे में सारी नॉलेज थी, मैं x एक्सेस के ऊपर सारी पढ़ाई करना जानता हूं, मैं y एक्सेस में सारी पढ़ाई करना जानता हूं, दोनों को मिक्स किया क्या बन गया, प्लेन। और मुझे स्टडी किसकी करनी है, प्लेन की। तो मैं इसका क्या करूंगा, बाइफर्केशन कर दूं, यानी कि जो अब से आज के बाद मैं जब भी आपको मोशन इन अ प्लेन बोलूंगा तो आप कहोगे कि सर मोशन इन अ प्लेन के अंदर ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का। और अगर वो कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का तो उसके हम क्या कर लेंगे, दो टुकड़े कर लेंगे, बाइफर्केशन करेंगे। एक करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, जिसे मैं हॉरिजॉन्टल भी कहूंगा, एक करूंगा मोशन अलोंग वाई एक्सिस, जिसे मैं वर्टिकल मोशन भी कहूंगा। क्या बात सुना रही, पक्का। तो जो इक्वेशन मेरी फर्स्ट मोशन के अंदर मैंने आपको u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at लिखवाया था, जो मैंने आपको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखवाया था, जो आपको मैंने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as करवाया था, दीज इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू वेक्टर फॉर्म, किसमें कन्वर्ट होने वाली है, वेक्टर फॉर्मेट में। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो these equation when we write in the vector format, so we can write as v vector is equal to u vector plus a vector t, s vector u vector t plus half a vector t square, v vector square minus u vector square to a vector s. These are vector notations. And जब हमने वेक्टर नोटेशन समझी तो सर हम सब जानते हैं मेरा फ्रेम में आ रहा ना पूरा, हाँ, क्या हुआ, लड़ रहे हो, क्या हुआ, एस बी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए बी वेक्टर, एस बी वेक्टर। और जब मुझे इन वेक्टर्स की नोटेशन पता है, मैंने आपको सिखाया है किसी ए वेक्टर को अपन ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप इस तरीके से कहते हैं। तो जो मेरी वेलोसिटी थी वी वेक्टर, उसे लिखने का तरीका क्या हुआ एक्चुअल में, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप। जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या बनेगी, यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप। जो ए वेक्टर था वो क्या बनेगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ठीक है। एस वेक्टर जो था वो क्या बनेगा, एस एक्स आई कैप, एस वाई जे कैप। टाइम तो टाइम है, टाइम तो सबके लिए, चाहे एक्स के लिए हो वाई के लिए। और जब मेरे को ये चीजें पता चली तो क्या मैं इसको दो हिस्सों में जब बांटूंगा, या फिर इधर ही लिख देता हूं मैं, जब मैं इसको दो हिस्सों में लिखूंगा तो आप कह सकते हो कि सर जब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पढ़ाओ तो आप क्यों ना सिर्फ एक्स एक्सिस की बातें करो। तो एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशंस बदलकर अब क्या बन रही है, अब बन रही है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी।
क्लियर है? सिर्फ एक्स एक्सेस की बात कर रहा हूं। दूसरी वाली क्या बन जाएगी? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर टू ए एक्स एक्स। ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है, मतलब कि यहां मैंने इस मोशन को पूरा प्योरली एक्स में कन्वर्ट कर लिया। और मोशन लंग वाई में क्या हो जाएगा? वी वाई यू वाई ए वाई टी, एस वाई यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, टू ए एस वाई ए वाई वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर। मतलब इतनी सारी चीजें पढ़ाकर मैं को सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं आपको, जब प्लेन का क्वेश्चन आएगा आपका पूरा लॉजिक लगेगा कि सर मैं कैसे उसको एक्स में कन्वर्ट कर लूं, कैसे उसको वाई में कन्वर्ट कर लूं, एंड दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? कंबाइन। क्लियर? क्या आपके पास एनसीईआरटी है? किसी पास में एनसीईआरटी है फिजिक्स की? रखा करो यार, लोकर वोकर दिए मैं डाल दो ना एक लाकर है। अच्छा सॉरी, क्लास तुम्हारी वो दूसरी है ना? है किसी के पास क्या? नहीं है? एक देखो आपको है तो दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। खुली एक बार भी नहीं होगी। वेरी गुड। एनसीईआरटी रखनी है सबको ना? एनसीईआरटी बिल्कुल रखनी है, सारी करनी है कवर। बेसिक्स यहीं से उठते हैं सारे के सारे। इसमें जब आप जाएंगे तो चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। इसमें एक क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी का कराना पसंद करूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको मिलेगा आपका एग्जाम्पल नंबर हाँ, एक क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम्पल है। देखें, एक क्वेश्चन कह रहा है आपको, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। एक पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन। बस ये क्वेश्चन कराती सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0, जब टाइम कितना था? 0, विद अ वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेट में दे रखी है, विद अ वेलोसिटी 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है? जब बोल रहा है कि इसने इनिशिएट की है, टाइम 0 पर इस वेलोसिटी से चला है, तो क्या ये वेलोसिटी फाइनल हुई या इनिशियल हुई? इनिशियल। तो सर v की जगह हटाओ और क्या लिखो? u वेक्टर। ठीक है? u वेक्टर आपको गिवन है। एंड मूव इन एक्स वाई प्लेन, मूव इन एक्स वाई प्लेन। तो फेंका था कहां? एक्स एक्सिस पर, लेकिन चल कहां रही है? एक्स वाई दोनों प्लेन पे चल रही है। मोशन जो है वो कहां हो रहा है? एक्स वाई प्लेन पे हो रहा है। प्लेन under the action of a force which produce a constant acceleration, a vector 3 I cap plus 2 j cap meter per second square, meter per second square. What is the, फिर ये कराने के बाद क्वेश्चंस बना रहा है। फर्स्ट फाइंड, फर्स्ट what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84? Find y coordinate when x is 84 मीटर। जब x 84 मीटर हो, y कितना होगा ये बताओ। what is the speed of the particle at that time? second question, what is speed ऑफ पार्टिकल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा लॉजिक लेकर आता है। एक सिंगल क्वेश्चन जो पूरा लॉजिक ले आता है। जस्ट अप्रिशिएट द क्वेश्चन, समझो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है।
मैंने क्लास में करा रखा है यही का ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, पर अपने डाटा दिए थे तो थोड़ा डाटा इधर उधर था। मतलब एक तो होता है ना क्वेश्चन, जैसे 84 दे दिया, मैंने मर्जी से क्वेश्चन बनाया तो मैंने लिख दिया 89, तो 89 का रूट ही नहीं निकले तो वो क्वेश्चन टिपिकल बन जाता है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस पहले कर लिया था एक दिन आपसे। आज ये प्रॉपर क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉडी है जो स्टार्ट की है ओरिजिन से, यानी कि अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे देखूं तो बॉडी यहां से उठी है ओरिजिन से। जब टाइम कितना था, t0 था, दिस इज 0,0, सबको पता है। उस पर एक वेलोसिटी u = 5 मीटर पर सेकंड से उसको फेंका गया था, यानी फेंका था x एक्सिस के अलोंग। तो कोशिश ये थी कि वो पार्टिकल सिर्फ कहां जाए, x एक्सिस के अलोंग 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब हम किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो एक्स वाई दोनों काम करते हैं, तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन लग रहा है। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पे कितना लग रहा है 3, वाई पे कितना लग रहा है 2, यानी कि एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो उसको आगे ले जाने में हेल्प कर रहा है एक्सेलरेशन में। अगर यह -3 होता तो इसका मतलब क्या कर रहा था, अपोज, यानी कि 5 कम होता, 5 अब जब कितना लग रहा है 3, तो अब इसके 5 की स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर -3 होता, यहां -3 लिखा होता तो कम करता, ठीक है। y+2 यानी कोई ऐसी फोर्स है जो उसको कहां लेना चाहती है, ऊपर लेना चाहती है। तो एक फोर्स है जो उसको आगे लेना चाहती है, एक इसको ऊपर लेना चाहती है। तो ये बॉडी कहां जाएगी, ना आगे जाएगी ना ऊपर, ये कुछ इस तरीके का मोशन परफॉर्म करेगी। क्लियर। तो जब ये टाइम 0 था तो ये कहां था, ओरिजिन 0,0 पे। अब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसके कोऑर्डिनेट बार बार चेंज करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट चेंज करने वाले। कभी यहां जाएगा तो कुछ कोऑर्डिनेट, कुछ जाएगा यहां। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिए थे आपको, यहां पे एग्जांपल दे रहा था थोड़ी देर पहले, ये चेंज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट। तो जब ये बात तुम्हें समझ में आई तो तुम कहोगे कि कोई एक समय ऐसा आएगा कि ये x के अंदर कहां तक पहुंच जाएगा, 84 पे। तो y पे कितना होगा मुझे नहीं पता, उसको मैं मान लेता हूं y। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल शुड बी 84, y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तो जब ये बात मुझे समझ में आई तो मैंने खुद ने बना लिया, सर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम u वेक्टर इज 5 i कैप। सर अभी तो आपने पढ़ा जब y भी था, अरे y नहीं है तो बना ले 0 j कैप, नहीं है तो बना ले। और जब ये बात पता चली तो इसे क्या बोलूंगा, ux, और इसे क्या बोलूंगा, uy। सर इसके बाद और क्या दिया हुआ है अपने को, एक्सेलरेशन। तो a वेक्टर कितना दे दिया, 3i कैप प्लस 2j कैप, यानी ये क्या मिल गया ax, और ये क्या मिल गया ay। पहचानना आ गया आप किसको ax बोलना है, किसको ay बोलना है, बस बाकी तो कर लेंगे सर। अच्छा 84 दिया हुआ, यानी sx भी दे दिया आपने, तो sx कितना है 84, और sy मुझे, मैंने कितना मान लिया y, ये मुझे फाइंड भी करना है कितना है। बस अब तो मुझे सारी चीज आती है। तो सबसे पहले इस x वाली इंफॉर्मेशन से वो टाइम निकाल लूं और उसमें पुट कर दूं, काम खत्म। तो जब मैंने ये बात समझी तो अपन सिंपल कर सकते हैं, मोशन along x axis, so we know that sx should be equal to uxt plus half axt का square. The sx should be 84, ux कितना है 5, t तो मुझे निकालना है, प्लस हाफ ax कितना है 3, ax should be 3, एंड व्हाट अबाउट टाइम, t का स्क्वायर। सब सोल्व आउट करूं, 2 उधर गया, 2 84 के साथ गया तो कितना हुआ, 84 2 जा 168, 10t एंड प्लस का 3t का स्क्वायर। फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स चालू, ठीक है। ये काम आपका है। हाँ अच्छा, ये वाले कैमरे करो ना, ओके ओके। हाँ ये दिक्कत है इसके साथ, तो इसको अपन एक काम करते हैं, इतना कर लेते हैं,
और फिक्स था, फिक्स कर दें, लो फिक्स कर दिया बस। ओके ठीक है, अब से आ रहा है। तो ये अब इक्वालिटी है, अब इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अब यहां दिक्कत है तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत वीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करना मैं मान के चलता हूं कि आप सबको आता है, कैसे भी आता है, नहीं आता है तो आप मेरे से अलग से मिल सकते हैं, ठीक है। तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ रही है 6 सेकेंड, कितनी आएगी, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेकेंड। और अब आपको क्या निकालना है sy, तो sy शुड बी इक्वल टू, sy किसके बराबर है, तो आप बोलोगे कि सर sy बराबर है uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर। सर uy तो जीरो है, एज पर माई नॉलेज uy शुड बी जीरो, तो जीरो हो गया। हाफ ax कितना दिया हुआ है आप लोग को, ax सॉरी ay दिया हुआ है आपको 2, एंड t का स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर, तो 2 से 2 गया 36 मीटर। यानी ये पार्टिकल इस समय पे जब पहुंचेगा, जब ये 84 होगा तो ये y कितना हो जाएगा 36। तो इसे कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आने वाले हैं 84, 36, इस कोऑर्डिनेट पे वो पार्टिकल पहुंच चुका है। क्लियर। इस क्वेश्चन में जो मजे की बात थी वो सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड बताओ क्या है। सर क्यों मजाक कर रहे हो, आपने तो सब वेक्टर सिखाया, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ तो सर इसने पूछा है स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, पर हम जानते हैं, हम निकालना जानते हैं क्या, वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मुझे क्या बताएगा, हमारी हमेशा स्पीड। तो जब भी क्वेश्चन स्पीड का है तो आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। सर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी निकालोगे v वेक्टर से, जिसका फॉर्मूला होता है vx i कैप vy j कैप। vx कैसे निकालोगे, सर फॉर्मूले सिखा रखे ux प्लस at, फिर vy कैसे निकालोगे uy प्लस ayt, ठीक है। जब निकल जाएगा तो तुम्हें स्पीड निकालनी होगी, तो स्पीड के टाइम क्या करोगे कि स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। इस प्रोसेस से अगर आप करोगे तो आपको आपके आंसर्स इजीली अप्रोचेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुक का एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन अच्छा है, बाकी अदरवाइज छोटे छोटे क्वेश्चन आप निपटा लेंगे। एनालाइज कर लीजिए, देख लीजिए, सोच लीजिए, कुछ इसमें ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो, इसमें ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो पूछ लो, क्योंकि अब मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप, प्रोजेक्टाइल कहते हैं प्रक्षेप हिंदी में, सदिश अदिश हो गया है, प्रक्षेप पढ़ेंगे। बोलो हो जाएगा क्या, अरे हाँ ना तो बोलो, आए समझ में। हाँ या ना, हाँ भी है ना भी है, अपने उस पे लगे हुए, सोचा ही नहीं है हाँ या ना तो क्या। अपने पीछे सुन आ रहा है अद्रिका, थोड़ा थोड़ा क्या, थोड़ा क्या नहीं आ रहा वो बताओ। तो 2 दिन से कहता रहा हूँ वीडियो देख लो, करके कंप्लीट करो, कब करोगे। और वो नहीं आएगा समझ में, अगर जब तक वो नहीं आएगा, वेक्टर नहीं आता, तो मैं भी मान के चलता हूँ ये समझ में नहीं आएगा यूएक्स और ये सब क्या बना रहा हूँ, यूएक्स क्या लिख रहा हूँ, यूवाई क्या लिख रहा हूँ। पीछे अपने दोनों को आ रही समझ में कुछ बातें, पक्का।
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे लॉजिकल, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू कर रहा हूं। नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, motion of a particle only and only under the action of gravity. Under the action of gravity is called प्रोजेक्टाइल मोशन। उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी ऐसा मोशन जो सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो, यानी सिर्फ और सिर्फ कौन सी पावर लग रही हो? ग्रेविटी की पावर। इस मार्कर को जब मैं छोड़ता हूं तो ग्रेविटी इसको नीचे बुलाती है, ग्रेविटी के कारण ये नीचे जाता है मार्कर। लेकिन इस रूम के अंदर हवा भी चल रही है, एयर डेंसिटी भी है, एयर रेजिस्टेंस भी है। मतलब हमारे आसपास अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है? एयर है। एयर ड्रैग कहते हैं जिसे। जब आप अपने हाथ को ऐसे चलाओगे तो आराम से चल जाएगा, लेकिन ऐसे चलाओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एयर रोकती है आपको। इसलिए कराटे वाले कुछ वो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, वो देसी मारते हैं ऐसे, है ना, वो ऐसे चलाते हैं। बायो मैंने कम पढ़ी है, पर बायो की एक बात मेरे को हमेशा से याद है, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड इनहेरिटेंस। भगवान जो है कुछ इनहेरिट देता है और कुछ एक्वायर्ड देता है। जो इनहेरिट देता है वो तो आपके हाथ पे है नहीं, लेकिन जब आप इस पृथ्वी पे रहते हैं, जैसे से जो आप काम करते हैं उस कारण से आपके पास कुछ प्रॉपर्टी आती है। कि जब हमने घर से निकाला था तो शरीफ था, अब आगे पता नहीं क्या कहाँ चला गया, वो हम लोग हैं बिगाड़ने वाले। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप जंगलों में रह रहे हैं, आप ज़्यादा हाथों का यूज़ कर रहे हैं तो आपके नाखून मजबूत होंगे। अब आप ज़्यादातर लड़कियाँ बर्तन वर्तन धोती नहीं है तो हाथ एकदम मुलायम, नाखून ये वो, पहले नाखून हथियार हुआ करते थे, तो अब वो नहीं रहे। तो आप जिस चीज़ का जितना यूज़ करते हैं वो होता है। जो कराटे वाले होते हैं वो गर्म रेत के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, उसको ये हाथ को बार बार मारते हैं, तो उनका अच्छा हो जाता है। बाकी बोन डेंसिटी तो सेम ही होगी ना, मतलब जो नेचर ने दी, जब तू पैदा हुआ होगा सेम। अब तूने उसको जितना यूज किया उतनी ज्यादा कंसंट्रेट हुई, वहां पे चीजें अच्छी हो गई होंगी। मेरे को इतनी आती बायो, बाकी वाली तेरे काम की चीज नहीं है, इतनी आती। ठीक है, तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल ओनली एंड ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको ये मान के चलना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी खींचने वाली हो, जितना भी आपको ग्रेविटी की नॉलेज है, आपको इतना पता है कि कोई ना कोई एक प्रकार का पुल है जो अर्थ अपने को प्रोवाइड करती है, बस इतना ही मानना। ग्रेविटी के लिए चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर अलग है, उसमें मत घुस जाना। कैसे बनी, क्यों, कहां से पावर आ गई ग्रेविटी के पास, भाई धरती माता के पास वो पावर कहां से आई, वो सब मत करना। एक पावर है, एक पुल है, जो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी बॉडी, मैसिव बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है? पुल करती है। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो अगर उसके एक्शन के कारण, उसके कारण अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो आपको उसको बोलना है प्रोजेक्टाइल मोशन। पर जो समझने वाली बात थी, दैट इज कॉल्ड ओनली एंड ओनली। तो हमारे अर्थ में अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, एक हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल अगर बात करेंगे तो एक होती है एयर डेंसिटी, जो हमें प्रोवाइड करती है एयर रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का मतलब आप लोगों ने 10th क्लास के बच्चों ने सिर्फ इलेक्ट्रिक के नाम से सुना है। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? रुकावट। अब वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी हो सकती है, वो एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है। एयर के कारण कोई रुकावट आ रही है, दैट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। क्लियर? तो अगर आप किसी चीज को छोड़ते हैं और एयर उसको अगर रोकती है, जैसे कार का मुंह ऐसा होता है, फाइटर प्लेन आगे से पहने होते हैं ताकि वो हवा को चीरते हुए जा सके,
दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ थिंग्स। एयर रेजिस्टेंस ये होता है। दूसरा एयर फ्लो होती है, कई बार वो भी हवा करती है। सपोज करो मैंने बॉल, प्लास्टिक की बॉल को फेंका, लेकिन हवा यहाँ से बहुत तेज चल रही थी, वहां पहुंच गई। रेन ड्रॉप्स, कई बार देखते हो बारिश आ रही है टेढ़ी आ रही होती है, क्यों आ रही है? क्योंकि हवा उसको टेढ़ा कर रही है, अगर हवा नहीं चलती तो सीधी गिरती, एयर फ्लो। तीसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन, कुछ इंजन भी हो सकते हैं। सपोज करो कि रॉकेट का, मैं बोल रहा हूँ रॉकेट मोशन इज अ प्रैक्टिकल, जैसे हमने दिवाली पे रॉकेट छोड़ा, तो दिवाली पे जब रॉकेट छोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। नहीं भैया, जब आपने उसको आग लगाई थी तो उसके अंदर क्या था? मसाला था, जो उसको कहां लेके जा रहा है? ऊपर। जब उसका वो ब्लास्ट हो गया, उसके पास किसी पावर, कोई पावर नहीं बची, जब वो गिर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम कभी एयर से, मतलब अपनी अर्थ के ऊपर कभी भी हम ये तो है नहीं कि हवा हटा दें, हम कभी एयर हटा दें, वैक्यूम चैम्बर बना दें, इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं अपनी फिजिक्स को प्रैक्टिकल पढ़ाने के लिए कुछ आप लोगों को क्या दूंगा? आइडियाज दूंगा कि हम एयर रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल। एयर फ्लो को भी क्या मानेंगे? नेग्लिजिबल, ठीक है। और ऑल अदर थिंग्स टेकन एज कांस्टेंट, सबको मैं क्या मान लूंगा? कांस्टेंट। तब मैं कुछ मोशंस आपको पढ़ाने वाला हूं। मैंने बुलेट फायर की, तो बुलेट जो होगी वो जाएगी, जाते जाते फिर आके गिर जाएगी। मैंने फुटबॉल को किक मारी, फुटबॉल रखी थी, फुटबॉल को किक मारी, तो जो फुटबॉल को किक मारी, तो जो फुटबॉल मोशन प्रोवाइड करती है वो किसका एग्जाम्पल होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन का। मैंने एक बॉल को फेंका, तो फेंक के हाथ से कंटेक्ट छूट गया, आफ्टर दैट वो किसके अंडर छूट गई? ग्रेविटी। भगवान जाने, ग्रेविटी जाने। मैंने बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर सीधा 100% 90 डिग्री पे फेंका, किसका एग्जाम्पल है? प्रोजेक्टाइल मोशन का। मैंने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री, 37 डिग्री, कहीं से भी बॉल को फेंका, सब किसका एग्जाम्पल मान के चलूंगा आपसे? प्रोजेक्टाइल मोशन का। जो बो से आप वो एरो मारते हो, जो परफॉर्म करता है मोशन, वो कौन सा मोशन हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्या बात समझ आ गई? यानी कि अगर मैं ये मान के चलता हूं कि एक बॉल है, ऊपर फेंका, एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी एग्जाम्पल है। बॉल को आगे फेंकता हूं, बस फेंक के छोड़ दिया, किसी भी मोशन के अंदर मैं टच नहीं कर रहा उसको, बस एक बार फोर्स लगा के छोड़ रहा हूं, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एग्जाम्पल है। बॉल को कुछ इस एंगल से फेंका, परफॉर्म करेगी लाइक दैट टाइप ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को चीजें मान के चलनी है। अब सर मैंने फुटबॉल मारी थी, मैं फुटबॉल का एक्सपर्ट आदमी हूं, तो देखा होगा वो जो मोहन बगान वाले हैं, वो यहाँ से बॉल को मारते हैं, बॉल जाती घूमती हुई वहां जाती है। मेरी फिजिक्स वो नहीं बताएगी आप लोग को। मैं मान के चलता हूँ कि अगर मैं बॉल को मारूंगा तो 90 डिग्री इस प्लेन पे हो जाएगी, यहाँ से बॉल जाएगी और आगे जाके गिरेगी। ये नहीं सर मैंने तो ऐसे भी शॉट मारने सीखे हैं, वो सब आपको एक्सेप्ट करना है, वो मैं अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो तो ट्रिक्स है, वो तो अलग अलग फुटबॉल में सिखाते हैं। पैर को चिप शॉट मारते हैं, वो बॉल जाती है टकरा के दोबारा घूम के अपने पास आ जाती है, वो ट्रिक्स, दे आर ट्रिक्स। बेसिक फिजिक्स क्या कह रही है? मैंने बॉल को किक किया तो सिंगल प्लेन पे आएगी, जैसा आप बोलते थे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। दैट मींस इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये आ गई। गलत है सर, लॉ मत लगा लेना वाला, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं लगेगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे lie on a same plane, this is the meaning of same plane। तो जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहां मान के चलते हैं कि प्रोजेक्टाइल lie on a same plane, वो किस पे रहने वाला है? सेम प्लेन पे रहने वाला है। इस तरीके की बातचीत जब हम मानेंगे तो हम इसको क्या मानेंगे? एक प्रोजेक्टाइल मोशन मानेंगे। क्लियर है? तो अगर मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन किया था, स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, मोशन ऐसा हुआ, मैंने बॉल को सीधा फेंका था, लेकिन बॉल में इंजन थोड़ी लगा है, जाएगी सीधी और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी। फुटबॉल को मारा, प्रोजेक्टाइल मोशन। दो बिल्डिंग्स हैं,
यहाँ पे कोई औरत खड़ी है, कचड़े की वो पन्नी फेंक रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन। जो भी एग्जाम्पल डालना है डालो, ठीक है। एनसीईआरटी क्या है, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मंकी खड़ा है, एक पेड़ है, यहाँ एक मंकी था लटका हुआ था, यहाँ से जो हंटर था उसने वो चलाई, गोली चलाई, तो उसकी गोली कैसे आएगी, पाथ चेंज करेगी, यहाँ से मंकी अपनी डैडी को छोड़ेगा, दोनों जाके स्ट्राइक करेंगे कि नहीं करेंगे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस सब प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। तो जहां पे भी आपको ये फील आ जाए कि हम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी काम कर रहे हैं, हम उस सबको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या क्लियर रहेगी बात सबको? चलिए डिटेल आगे चलना स्टार्ट करें। चलिए पहला एग्जांपल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बॉल थी, कंसीडर अ बॉल throwing vertically upward, सीधा फेंक रहा हूं, तो ये बॉल है, इसे फेंका कैसे, ऊपर की तरफ, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। सर जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं तो यहां पर ओनली ग्रेविटेशनल पुल लगने वाला है, और उसके कारण जो पुल के कारण जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड सबने पढ़ा है सर उसकी वैल्यू जी, जिसको एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर न्यूमेरिकली हम कितना लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सर इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हमेशा ही कहां लगती है, सेंटर ऑफ अर्थ। चाहे आप किसी अर्थ के इधर खड़े हैं तो भी यहां लग रही है, आप यहां खड़े हैं तो भी यहां लगेगी, आप नीचे खड़े हैं तो भी कहां लगेगी, ऊपर। हमेशा आपको कहां खींचती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक ही डायरेक्शन पे। तो जब ये बात समझ में आई तो मैं इसका इनिशियल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या लिखूं कि सर u वेक्टर जो होगा वो होगा ux तो कितना हो जाएगा, 0। ux तो क्या होगा, 0, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल फेंका ही नहीं है, मैंने फेंकी कहां है, वर्टिकल। तो ux कितना हो जाएगा, 0 i कैप एंड 20 j कैप। इसका a वेक्टर कितना हो जाएगा, a वेक्टर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ग्रेविटी ओनली है, x एक्सिस में तो काम ही नहीं कर रही, तो 0 i कैप, 0 i कैप, बॉडी जा कर रही है ऊपर, तो अपोज कर रही है मोशन का, माइनस का g j कैप, ठीक है। सर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, सर x में तो जा ही नहीं रही, 0 j कैप, i कैप, x में तो कोई मोशन ही नहीं है, प्लस सर ऊपर जा रही है, बॉल कब तक ऊपर जाती है, चलती रहेगी क्या ऊपर, बॉल गई, एक टाइम पे जाके रुक जाती है। फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, क्योंकि एक्सेलरेशन फिर भी अपोज कर रहा है, 0 j कैप। क्या ये बात समझ नहीं? तो जब भी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल आएगा तो आप बोलोगे सर इतनी मेहनत मत कराओ, हमने तो पहले से पढ़ रखा है, मोशन में स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, सीधा अपने फॉर्मूला निकाल लेंगे, आपने पहले पढ़ रखा है। एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा, कितना ऊपर जाएगी, 20 मीटर, कितने टाइम में, 2 सेकंड में, सब करवाया। छुट्टियों से पहले सब बताइए बातें कि 20 मीटर पर सेकंड से किसी बॉल को फेंका, कितना ऊपर जाएगी, 20 मीटर, कितने टाइम में, 2 सेकंड में, कैलकुलेट करके देख लो भली। और कितने टाइम में नीचे आएगी, 2 सेकंड में। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जितने समय में कोई चीज ऊपर जाती है उतने ही समय में नीचे आती है, ग्रेविटी बोलती है। सब चीजें पता है, कितनी स्पीड से आएगी, 20 मीटर पर सेकंड से, 20 से फेंकोगे, 20 से आप पे हाथ में भी दोबारा 20 से ही आएगी। सब चीजें पहले से ही फिक्स्ड है, हम इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे, मैंने बस आपके सामने करने की कोशिश की। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस
हम जो पढ़ने वाले हैं नाम है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, अ बॉल या फिर आप प्रोजेक्टाइल थ्रोइंग या फिर प्रोजेक्टाइल throwing with angle theta from horizontal। ठीक है, किसी प्रोजेक्टाइल को मैं हॉरिजॉन्टल से, यानी दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाकर थ्रो कर रहा हूं, लाइक एंग्री बर्ड। जिसने एंग्री बर्ड खेला था कभी किसी जमाने में, उनके लिए चैप्टर बहुत इजी है, बस उन्हें फील करना है। वहाँ वही था, प्रोजेक्टाइल नापना, कितने एंगल पे फेंकू कि वहां पे जाके गिरे। अगर किसी ने खेला है एंग्री बर्ड, ओके, ये चैप्टर ही इजी है, खेला था। तो एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हो विद द एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पे एक बॉल थी, बॉडी थी, प्रोजेक्टाइल, बॉडी को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म करता है, उसे फेंका गया है विद सम यू इनिशियल स्पीड, यू वेक्टर से, मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, थीटा। ठीक है, थीटा से फेंका गया है। क्लास में बैठा हर बच्चा अप्रिशिएट करेगा, चीजें पता है उसको कि हाँ सर, अगर कोई इस तरीके से फेंकोगे किसी चीज को तो वो कुछ इस तरीके का मोशन अपने को दिखाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, और इस तरीके का मोशन सबने ही देखा है। क्लास में जो भी बच्चा बैठा है देखा ही होगा। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ, नहीं देखा ऐसा? बिल्कुल देखा। नहीं देखा तो मान लेना। क्लियर है? पक्का? चीजें बहुत ध्यान से समझना। सर जब आपने इसको फेंका तो कुछ हिस्सा आपने इसकी तरफ भी फेंका है और कुछ हिस्सा आपने इधर भी फेंका है, तभी ये इधर टेढ़ा एंगल बना रही है। यहां पर एक्स एक्सिस की तरफ भी मोशन है, वाई एक्सिस की तरफ भी मोशन है, और आपने हमें सिखा रखा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर थीटा के पास वाला कॉस थीटा। तो अगर यू वेक्टर से आपने फेंका था तो मैं इसको जानता हूं, इसे क्या कहेंगे? यू कॉस थीटा, दिस इज कॉल्ड यू एक्स। ये क्या हो जाएगा? यू एक्स। और थीटा से दूर वाला यू साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका यू वाई। किसी को ये बात समझ में नहीं है तो पहले सबसे पहले ये बात पूछे कि क्या आपको ये बात समझ में आई कि मैंने यू एक्स कैसे बना लिया, यू वाई कैसे बना लिया? मैंने आपको सिखाया था कोई वेक्टर हो तो ये क्या बनता है? बेस, और ये क्या बनता है? परपेंडिकुलर। बेस मतलब कॉस, परपेंडिकुलर मतलब साइन। थीटा के पास वाला कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला साइन थीटा। यानी यू वेक्टर तैयार है अपने पास, यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप लेकर, जिसमें से कन्वर्जन करा तो बना यू कॉस थीटा आई कैप, यू साइन थीटा जे कैप। ये बन गया हमारा यू वेक्टर। पक्का? सर सारा का सारा मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, और ग्रेविटी हमेशा सेंटर की तरफ खींचती है, बॉडी ऊपर जा रही है। क्यों ना ए वेक्टर को लिखा जाए ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, बट वी नो दैट ए एक्स यानी कि ऐसी कोई भी फोर्स नहीं है इस बॉडी में जो मदद करे इसको आगे ले जाने में। बोलो सर जा तो रही है आगे, अरे वो तो तेरी इनिशियल स्पीड थी, वो तो तेरी इनिशियल है, तूने फेंका है इस तरफ, तो तूने अगर आगे फेंका है तो तूने फोर्स लगा के फेंका है, तो इसके पास जो पहले से इसके पास जो वेलोसिटी थी वो इसको कहां मदद कर रही है? आगे ले जाने में। तो ये आगे गया है, ये आपके ग्रेविटी के कारण नहीं जा रहा, ये आपके खुद की फोर्स के कारण जा रहा है। आप स्पेस में जाके भी अगर फेंकोगे, क्योंकि स्पेस इज अ प्योर एग्जांपल, जैसे मून है, मून पे जाओगे तो एयर है ही नहीं वहां, पता है ना आपको? मून के ऊपर आप बात नहीं कर सकते दूसरे से,
तभी वहाँ इशारे होते हैं, ये इशारे, ये ओके, या वो रेडियो सिग्नल होते हैं दोनों, वो लगा ना टोपा लगा रखा होता है उसमें रेडियो, वहाँ पे रेडियो वेव चल रही होती है, रेडियो लगे होते हैं, रेडियो से चैनल पे बात करते हैं। जैसे वो FM चलता है ना आपका 94.3 94 फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, जैसे वो पुलिस वाले करते हैं, वही वाली बात है, रेडियो चैनल पे बात करते हैं। पता है मून की स्टोरी पता है? वो मून पे कब गए थे सबसे फर्स्ट टाइम, पहली बार? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के टाइम बोलते हैं ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो, हाँ तो हाँ तो किसे रखा, जवाब ही नहीं दिया। कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन किसी को पता नहीं था। जब आप देख रहे थे ये सब सारी बातें हुई थी कोल्ड वॉर के टाइम, सुना है कोल्ड वॉर पढ़ा है आप लोगों ने ना ज्योग्राफी में? कोल्ड वॉर के टाइम पे बोलते थे कि रशिया आगे जाए या इंडिया, ये सॉरी अमेरिका आगे जाए, तो रशिया करने वाला था, मतलब 4-5 दिन बाद रिपोर्ट आ गई थी अमेरिका की वो जाने वाले हैं। उनको हराने के लिए अमेरिका ने बोला कि हम जानते हैं, तो वो गए, तो उनका बोलते हैं पहला मिशन फेल हो गया था। ये इसकी कोई बात के प्रूफ नहीं है, मैंने जो सुना वो आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो आप बहुत देखते होंगे, क्या नाम है ये, मतलब अलग अलग आप भी कॉन्ट्रोवर्सी सुनते हो, तो जो अभी तक की बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो, तो उसके अंदर बोलते हैं कि वो एरिया 51 है वहाँ पे कोई, जहाँ वो शूटिंग करते हैं, वो पूरे उनका प्रॉपर बना रखा है, सारा सिस्टम बना रखा है, डिफेंस रिसर्च होती है। कुछ लोग बोलते हैं एलियंस भी आते हैं, एलियन से बातचीत करते हैं, तो वो सब बातें चलती रहती हैं, वो सब मैंने उस पर जा नहीं रहा। तो वहाँ पे प्रॉपर शूटिंग की गई, एक रूम को पूरा का पूरा वैक्यूम बनाया गया, वैक्यूम, क्योंकि अगर आप वैक्यूम क्लीनर जैसे बोलते हो, वो एयर को सक करता है, तो अगर मैं इस रूम को पूरा प्रॉपर बंद करके वो लगा लूँ, तो हवा को अगर खींच लेगा, तो ये रूम क्या हो जाएगा, वैक्यूम चैम्बर बन जाएगा। जैसे वो होता है ना सुनार होता है, सुनार का एक वो होता है जिसमें वो नापता है, तो एक चैम्बर में नापता है हमेशा, क्योंकि वो ताकि एयर उसको आके इन्फ्लुएंस ना करे, एयर के कारण अगर इधर उधर हो गया 1-2 ग्राम इधर उधर हो गया तो नुकसान हो जाएगा भारी, तो पूरा चैम्बर होता है, छोटे छोटे वो रखता है उस तरीके की बात। तो उन्होंने उसमें प्रॉपर शूटिंग करी, सब चीज़ें करी, उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करी, जो पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पैर का कदम है वो भी दिखाया गया प्रॉपर, तो उसके फोटोग्राफ्स भी लिए गए, और फोटोग्राफ अभी आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएंगे। पर कुछ लोगों ने उसको फिर बाद में बेवकूफ़ बोला। एक तो बोलते हैं कि मून जो है वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, तो जो उन्होंने जो उसका निशान था पैर का प्रॉपर आया था, जैसे आप रेत पे चलोगे तो आपका निशान आएगा जूते का, वहाँ पे 1/6 है ग्रेविटी, जी जो है, अगर हम यहाँ पे 10 बोल रहे हैं तो 10/6 मान लो वहाँ पे, तो आप जब वहाँ पे पैर रखोगे तो आपका इंप्रेशन इतना अच्छा आएगा नहीं, क्योंकि आपका वेट अगर यहाँ 60 है तो वहाँ तो 6 kg है, डिवाइड बाय सीधा मारो 6 मारो, सॉरी 60 का कितना हुआ 10 हुआ, हाँ, मतलब अगर आप 60 यहाँ पे हो तो डिवाइड मारोगे अगर कितने से 6 से, तो आप कितना पे आओगे 10 पे आ जाओगे। तो 10 किलो का इंप्रेशन अलग होता है, 60 का अलग होता है, तो वो प्रॉपर छपेगा नहीं, वो जो जूता रखोगे आप तो वो पूरा पैर छपेगा ही नहीं, वो उसमें पूरा प्रॉपर छपा हुआ था उसका नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। दूसरा, उसने उसका जब झंडा लगाया था अमेरिका का, वो हिल रहा था, एयर ही नहीं है, कहाँ से हिल रहा है, एयर ही नहीं है ना वहाँ, तो झंडे को हिलाती कौन है, एयर हिलाती है, वो एयर का वो करके। उसके बाद जो हाँ जो फोटो खींचते हैं वहाँ पे, ऐसे नहीं कैमरा लेके सेल्फी खींच रहे कर रहे हैं, वहाँ इनके पास प्रॉपर वहाँ पे वो चेस्ट के ऊपर कैमरा लगा होता है, और हर एयर स्पेस जो होता है उसमें जो कैमरे होते हैं उनके ऊपर प्लस साइन आता है, जैसे वो शूट करते हैं ना, शूटिंग का मतलब होता है प्रॉपर, जैसे मतलब कि वो पहले एम लेंगे, फिर उसको क्लियर करेंगे, फिर बटन दबाएंगे, तब जाके वो फोटो आएगी। मतलब हर फोटो अगर कोई स्पेस का फोटो है तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं प्लस का साइन आएगा, फोकस वाला, वो सब चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं रैंडम फोटो मार लिया कहीं पे भी करके, वो मिक्सिंग करी हुई दिख रही थी कई बार ये चीज़ें, तो कई बार एविडेंस दिए लोगों ने कि नहीं था, फिर उसके बाद बोलते हैं कि गए भी थे बाद में, सेकंड टाइम में जब किए तो उन्होंने अचीव कर लिया था, अब तो ईजी है चीज़ें समझ में आ रही। तो इस तरीके की चीज़ें थी मून के ऊपर। तो अपन गए कहाँ थे, मून के ऊपर जा रहे थे। तो मून के ऊपर आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं चीज़ें, पर वहाँ पे बजट बहुत ज़्यादा है, नहीं जाते। अभी तो एलन मस्क की भी लड़ाई चल रही है, तो पहले सोच रहे थे कि वो टैक्सी लगाएगा अर्थ से मून के लिए, है ना, जो उसका स्टार लिंक वाला जो वो उसका रॉकेट था जो स्पेस एक्स वाला, स्पेस एक्स जो परफॉर्म किया था स्टार्टिंग में, उसका यही काम था, रीजनेबल स्पेस जो जर्नी है इसको ईजी बनाना। तो उसका रीयूजेबल था रॉकेट, यहाँ से बैठाया छोड़कर वापस लेकर आ गया, वो वापस अप डाउन के लिए कर रहा था, वरना मेन खर्चा क्या होता है, गए तो ठीक, आने का कोई अता पता नहीं वो चीज। चलिए, तो ऐसी कोई भी फोर्स नहीं है इसके अंदर जो इसको कहां धकेले आगे लेके जाए। इसको सिर्फ सोचना, अगर रटोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। फील करो कि अगर मैंने किसी बॉल को फेंका है तो बॉल के पास कोई इंजन लगाएगा तो उसको आगे ले जाके जा रहा है, नहीं, आपने जो इनिशियली फोर्स दी थी
वही मजबूर कर रही है आगे चल आगे चल आगे चल। तो एक शुड बी जीरो, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कभी चेंज आएंगे ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी में चेंज लेके आता है। एक शुड बी जीरो। अच्छा सर ए वाई क्या होगा, ए वाई होगा माइनस का जी। क्यों? क्योंकि हमेशा ही वो फोर्स को क्या कर रहा है, नीचे कह रहा है कि किसी बॉडी को कहां लेकर आने के लिए, नीचे लेकर आओ नीचे लेकर आओ। हर बार मजबूर कर रहा है कोई बॉडी कहां है, अर्थ पर है, तो माइनस का जी। क्या यू समझ में आ गया, क्या ए समझ में आ गया आप लोग को, क्लियर है? ओके। उसके बाद ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंची है। तो जब ये यहां तक पहुंची है तो कुछ टर्मोलॉजी बता रहा हूं आप लोग को, जो यहां से लेकर यहां तक गई इसे हम नाम देंगे, यहां से लेकर यहां तक के नाम देंगे रेंज। किसने कितनी रेंज एक्वायर करी, सोचो। आफ्टर प्रोजेक्टाइल के सही कैलकुलेशन के बाद आप वो जो आपका गेम है कौन सा वाला था, एंग्री बर्ड अच्छे से खेल सकते हैं, या आप फुटबॉल को अच्छे से किक मार सकते हैं कि कितने एंगल पे मैं किक मारूं कि मैक्सिमम दूरी तक ये जाए। इस तरीके की चीजें पुराने टाइम के अंदर जिनकी आर्चरी अच्छी होती थी वो फौज हमेशा जीतती थी, जिनकी आर्चरी अच्छी थी। मंगोल्स, मैंने आपको उस दिन बताया था, मंगोल सबसे ज्यादा जो जीते जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी आर्चरी बहुत शानदार थी। तो कितनी रेंज पे, कितनी रेंज तक वो जाएगा, वी आर डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत हल्का लग रहा होगा। अब क्या करते हैं, 10 तीर है, एक बार नाप के देख लेंगे, यहाँ ज्यादा गया नहीं गया, लो अब ज्यादा गया नहीं, अच्छा यहाँ ठीक है। वो नीरज चोपड़ा ओलंपिक लेकर आया, वो नहीं सोएगा, वो जिंदा ना जिंदा है ना मरा है, तो ऐसे ही इसके बड़ी चीजें। कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां से अगर बॉल को फेंका या कहीं पे भी आर्चरी आपने करी, तो क्या वो रेंज डिसाइड करने वाली है, वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अभी मैंने आपको ये बोला था कि ये आपको इजी लग रहा है, कल को आपको आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यू आर द वन ऑफ द पर्सन जो अपने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में भी जा सकता है, क्लास में बैठा सकता है, किसी का सिलेक्शन हो जाए कल को इसरो में, क्या पता कहीं जा रहा हो। तो ये प्री रिक्विजिट है चीजें कि इतना तो आना चाहिए प्रोजेक्टाइल घुमाना, कल को रॉकेट भेजना है इसको। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मेन जो बच्चों के साथ दिक्कत है कि सर पढ़ें क्यों, क्या ये तीर मारना सिखा रहे हो सर, अब कहाँ तीरों का जमाना रहा, कहाँ फुटबॉल, किसको दिखानी है फुटबॉल मार के। वो तो प्रैक्टिस भी देखो, हमेशा एक होता है लॉजिक, एक होती है प्रैक्टिस। एक फुटबॉलर क्या पता मेरी फिजिक्स से भी मेरे को फेल कर दे। अभी वो थोड़ी देर पहले रील आती है, वो तीर मारता है एक बंदा, बोलता है कि नॉलेज वाला, तो तीर मारते तो सीधा उस पर बुल साई पे लगती है। तो दूसरा वाला मारता है एक्सपीरियंस वाला, वो भी मारता है, उसके भी बुल साई पे लगती है। पर वो पीछे जब वो दिखाते हैं तो वो ना सर रील देख रही मैं मेरे को याद रह जाती है, तो मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस जो उसने मारी थी वो उसके लगी थी, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले ने मारी थी लगी तो सही, लेकिन वो आर पार निकल गई। वो एज देती है आपको। जो आपका नॉलेज होता है वो लिमिटेड होता है, एक एक्सपीरियंस होता है जो नॉलेज के ऊपर हल्की सी एज देगा आपको, एक्स्ट्रा एज देगा, देगा ही देगा, हमेशा देगा। तो अच्छी चीज है, तो ये पढ़ना है आपको, इससे इसको अवॉइड मत करो सर, ये चीजें नहीं है। जब तक खुद इंटरेस्ट नहीं जगाओगे, और इसमें इनोवेशन लाओ, बाद में लाओ इनोवेशन। लग रहा है कुछ कि सर नहीं मैं इसमें ऐसा क्वेश्चन जजमेंट ले लेते हैं, तो करो, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। दिस इज द रेंज और दिस इज द मैक्सिमम हाइट। एक प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट, अभी मिसाइल का सिस्टम चल रहा है इंडिया, अभी वो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, वहां से मिसाइल आई, हमने इंटरसेप्ट की, बीच में रोक दी S-400। अगर जिंदगी में तुम लोगों ने एक छोटा सा S-400 का कोई कंसेप्ट बना दिया, तुम्हारी आने वाली 10 पुश्तें खाएंगी। अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बना लिया ऐसा कि हाँ कैसे ट्रेस करें। अभी पूरे वर्ल्ड के पास सबसे बड़ी दिक्कत है एयर डिफेंस सिस्टम की। मारना तो सबने सीख लिया, बचाना किसी ने नहीं सीखा। हम तो बोल रहे हैं कि S-400 बचा लेगा, S-500 बचा लेगा, जब सच में मिसाइल्स आएंगी अच्छी वाली न्यूक्लियर वाली तो साथ रोक पाए नहीं रोक पाए कोई गारंटी नहीं है। मैं इस बात से खुश नहीं हो सकता कि मेरी कोई मिसाइल आएगी तो मैं रोक लूंगा, अभी तक कोई 100% श्योरिटी गारंटी नहीं है। मारना सबने सीखा, बचाना सीख लोगे तो और अच्छा है। तो करना है, काम करना है आज के फ्यूचर में। कल को ये फील ना हो 10 साल बाद की यार अगर ये उस वक्त फिजिक्स अच्छी पढ़ लेते तो हम ये इस प्रोफेशन में भी जा सकते थे। कुछ नहीं करना, रात को सिर्फ सोच समझ प्लानिंग करनी है। 10 साल बाद क्या है, 20 साल बाद क्या सोचते हैं अपने आप को, चीज़ों को कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आजकल जैसे सारी की सारी वॉर्स का एक नया नाम हो गया, प्रॉक्सी वॉर्स। आजकल वॉर को क्या कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर। लड़ता नहीं है कोई जाकर, एक दूसरे गन उठा के लेके हमारे 20 लोग मैं देश के लिए जान दे दूंगा, नहीं था पहले वो कौन था अपना धरती मेरी माँ है वो लेके चलता था। किसके पास पड़ा है वो, नहीं है वो जज्बे गए। अब क्या है, किसके पास कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है,
आप कितना फाइनेंशियली किसी कंट्री को मार सकते हो, आप कौन सा वायरस डाल सकते हो। बायोलॉजी वाले वायरस डाल रहे हैं अलग अलग, वो अभी कोविड वाला बनाया था, बायोलॉजी वाला वायरस बना के डाल दिया। एंटीडोट भी खुद ही बनाया, बेचा मार्केट में, पैसा कमाया, इंडिया और हो गया। सब कुछ कर सकते हो, हर तरीके की चीज है। हो गया टाइम आई थिंक, कल करेंगे इसको। मैक्सिमम हाइट